Good morning. It's a blessed day. We all are here, and God has blessed us with a breath of life. I hope you all are excited for this session. I know you all are busy in this today. Many work is there, but this is also important part. It's an important workshop on fire, and in between our midst we have Mr. Rakesh Jha from SLV Securities. He will be training us today about how to handle whenever there are incidents of fire in the school and in our vicinity or in our houses even. So let's give him a warm welcome, please. Good morning, all of you. Today we all are gathered here for fire evacuation mock drill and fire and safety awareness training. आज हम सभी लोग इधर एकत्रित हुए फायर एंड सेफ्टी अवेयरनेस मॉक ड्रिल के लिए, यानी आग के प्रति सुरक्षा और इसके प्रति जागरूकता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि फायर एक ऐसा इंसिडेंट है ना जो कि कभी भी और किधर भी लग सकता है। आज की डेट में ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है जिधर फायर का इंसिडेंट देखने को नहीं मिला। इवन स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, प्लेन, ट्रेन, बस, होटल, ऑफिसेस एंड होम। आपको पता है एवरी ईयर 23,000 मैसिव फायर के केस रजिस्टर्ड होते हैं। और आपको ताज्जुब की बात है कि सबसे ज्यादा जो है इसके अंतर्गत जो 23,000 का 85% फायर वो घरेलू फायर होता है। एक्चुअली अभी हम जिधर वर्किंग है इधर बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हम लोग पहले से लेते हैं। ऐसे बहुत सारे हमने मेजर्स सेफ्टी के तो एक इधर यूज किया, बट हमारा घर ऐसा होता है जो प्लेस जिधर कुछ भी हमारे पास नहीं होता, जब तक कि हमारा दूसरा कमरा जल के राख नहीं हो जाता, जब तक हम लोग जो है तो हमारे को पता ही नहीं चलता कि हमारे यहाँ फायर है। तो आज अभी हम लोग जो है इस सेशन में देखेंगे कि भाई व्हाट इज फायर, how to extinguish fire, types of fire। लेकिन उससे पहले ना अभी हम लोग एक इंसिडेंट से स्टार्ट करते हैं। कैसे पता चलता है कि कोई भी फायर कितना क्रिटिकल हो सकता है, कितने ज्यादा लोगों की जान। आपको पता है सबसे ज्यादा भी हम लोग जो काम करते हैं ना अपनी सैलरी से ज्यादा खुश होते हैं इंसेंटिव से, दैट इज सूखा लालच। अभी आप बोलेंगे कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो अभी है ना लास्ट 2 इयर्स अगो दिल्ली के अंतर्गत ही एक फायर हुआ था जो कि जिसके अंतर्गत क्या-क्या लैप्सेस थे जिसकी वजह से 85 to 99% की जान चली गई थी। ओनली फॉर 100 स्क्वायर यार्ड के, यानी कि 100 गज के फ्लोर पे और प्लॉट में। ये फायर हुआ था दिल्ली में, नई दिल्ली एरिया की तरफ, जो कि एक जैकेट की फैक्ट्री थी जहां पे लेदर का जैकेट बनाया जा रहा था। अभी वहां पे क्या क्या लैप्सेस थे पहले हम वो देखते। सबसे पहला क्या था कि वो जो इंडस्ट्री थी वो एक रेसिडेंशियल एरिया में बनाया गया था, जिसकी वजह से इसके सराउंडिंग में इतना ज्यादा एक्सेस नहीं था जिससे कि कोई भी गाड़ी बड़ी आसानी से इधर एक्सेस कर ले, जैसे फायर ब्रिगेड, फायर एम्बुलेंस और आपका पुलिस। नंबर 1। नंबर 2, इस ऑनर को अपने एम्प्लॉय पे ट्रस्ट नहीं था। वो हर एक रात क्या करता था, एवरी नाइट वो बाहर से लॉक लगा के चला जाता था। दूसरा फेलियर। नंबर 3, लैक ऑफ नॉलेज। किसी को पता ही नहीं था कि भाई अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तीसरा, नंबर 4 क्या था, टीम वर्क। इधर टीम वर्क नहीं था। आप सोचो सिर्फ और सिर्फ 100 स्क्वायर यार्ड में 99% लोगों की जान चली गई। क्या 100 लोग, आपको लगता है कि 100 गज के प्लॉट में 100 लोगों की जान जानी कितनी छोटी बात है या बड़ी बात है? अभी आपको मैं बताऊंगा सूखा लालच क्या है। इधर क्या होता है ना, जब भी फायर होता है ना, मान लो अभी इधर फायर हो गया डोर के पास, हम में से 90-95% लोग क्या करते हैं ना, इसको क्रॉस नहीं करते।
क्यों? उनको लगता है कि हम जल जाएंगे। सभी क्या करते हैं? इधर आके बैठ जाते हैं। वो क्या सोचते हैं? वी आर सेफ, है ना। इधर आप लोग ये अरे इधर क्रॉस करेंगे जल जाएंगे, नहीं नहीं इधर हम सेफ है। अभी उस आग को कोई बुझाया क्या? फायर के बारे में पता है, फायर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो हमेशा कुछ ना कुछ देता है। तो सबसे पहला क्या देगा? स्मोक। अभी स्मोक क्या होगा? हॉट एयर इज लाइटर, तो ये क्या होगा? धीरे धीरे तो ये धुआं स्मोक के कहां चला जाएगा? अपर लेयर पे। और जितनी भी लाइटें हमने लगाई है कहां लगाई है? अभी क्या होगा? फर्स्ट इल्यूमिनेशन प्रॉब्लम, यानी कि दिखाई देना बंद। अभी हम सभी ऑडिटोरियम में बैठे हैं, सारा का सारा स्मोक रूफ पे जाएगा और हमारे को दिखाई देना बंद हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, वाटर का जो ग्लास है ना वो नीचे से ऊपर जाता है और स्मोक ऊपर से नीचे आता है, राइट। इसीलिए बोला जाता है जो नीचे का 1 मीटर का जो हाइट होता है ना वो सेफ होता है इन कंपैरिजन अपर लेवल, क्योंकि इधर जो ऑक्सीजन का लेवल है इससे ज्यादा मिलेगा और ज्यादा टाइम तक मिलेगा। ऐसा नहीं कि पूरा दिन हम इधर बैठेंगे तो काम हो जाएगा, वो धीरे धीरे स्मोक नीचे तक आएगा। बट इन कंपैरिजन अगर हम बात करें अपर लेवल से तो लोअर लेवल पे जो है ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है। इसकी वजह से हम बताते हैं जब भी अगर आप किसी स्मोक चैम्बर में अगर फंस जाते हैं तो आप कोरल ड्रॉल मेथड से, यानी कि रेंगते हुए या बैठ के 1 मीटर से बियॉन्ड आप जो है बिल्डिंग को क्रॉस कर ले, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके पास साफ रुमाल है आप उसको अपने नोज और अपने माउथ को कवर करें, जिससे कि स्मोक फिल्टर होके आपके अंदर जाए, जिससे कि आपको अनकॉन्शियस होने में से बचाया जाए, राइट। अभी तीसरा सिचुएशन क्या होगा? अभी एक क्लोज सरफेस है, अभी ये फायर क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा और घटेगा। फायर इज अ चैन रिएक्शन, 1 2 3 4 5, जब तक आप चैन को नहीं कट करेंगे जब तक वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ये फायर बढ़ेगा तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये क्लोज सरफेस एरिया होने की वजह से सारा का सारा टेम्परेचर इस कमरे का इतना ज्यादा होगा कि इस केस में आपको स्वेटिंग आएंगे और डिहाइड्रेशन यानी कि आपके शरीर का सारा वाटर लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से भी आप अनकॉन्शियस और आपकी डेथ भी हो सकती है, राइट। नंबर 4, ड्यू टू पैनिक सिचुएशन, भगदड़। आपको पता है बम से किसी एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को, 5 व्यक्ति को मारा जा सकता है, लेकिन फेक सिर्फ और सिर्फ धमकी, बॉम्ब थ्रेट से लाखों लोगों को मारा जा सकता है। किसी भीड़ के अंतर्गत सिर्फ आप झूठी अफवाह फैला दो कि बॉम्ब थ्रेट आप दे दो कि इधर बॉम्ब है, बॉम्ब की धमकी से बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी, राइट ना। तो यहाँ पे पैनिक सिचुएशन। अब मैं आपको ये जो जिक्र कर रहा हूं ना, क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। ये जो इमारत थी ना, ये 4 मंजिली इमारत थी इस फैक्ट्री के अंतर्गत। इधर क्या होता है, रात को फायर हो गया, फायर होते ही सभी ने अपने आप को बचाने की सोची, सबने बोला मैं सेफ। ये सारे के सारे लोग कहां चले गए? टॉप पे। यानी कि इधर जो टीम वर्क था वो किधर जा रहा था? सब अपोजिट डायरेक्शन में टीम वर्क हो रहा था, यानी सारे के सारे मेहनत जो थे वो अपोजिट डायरेक्शन में थी, राइट। हम सेफ। और इनको ये नहीं पता था ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज कि स्मोक जो है तो सबसे पहले 4th फ्लोर को ही कवर कर रहा है। अभी जो व्यक्ति इधर होता ना वो ज्यादा देर तक सरवाइव करता, इन कंपैरिजन ये सभी के सभी लोग ऊपर चले गए, राइट। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि कैसे अब क्या करे नहीं करे, सबने अपने आप को बचाने के लिए टॉप फ्लोर पे चले गए, और टॉप फ्लोर पे जाने की वजह से यहां से धुआं सीधा इधर जाना स्टार्ट हुआ, राइट। स्मोक बढ़ता गया। इधर से एक लास्ट ऑडियो कॉल वायरल हुई थी, आप YouTube पे चेक कर सकते हैं। वो पर्सन क्या करता है, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो दिल्ली से फोन करता है अलीगढ़। आज भी वो कॉल YouTube पे है, अगर आप चेक करें। वो मरने से पहले ना अपने बारे में बताता है। किसको कॉल कर रहा है? अपने रिलेटिव को।
भाई रात के 2 बजे भाई सब कुछ खत्म हो गया। बोल रहा भाई क्या हुआ? बोला भाई अब मेरा बचना मुश्किल है, कल सुबह तुम मेरी बॉडी लेने आ जाना। कहां पे? तो वो एड्रेस बता रहा है। भाई जब आग लग गई, जब आप मर गए तो बॉडी थोड़ी मिलेगी उसके अंतर्गत, वो भी तो राख हो जाएगा। जिसको हम कहते हैं मरने से पहले भूत बनना, राइट? अभी मरा नहीं, उससे पहले प्लानिंग कर रहा है। उसका भाई बोल रहा है कि भाई तूने पुलिस को कॉल किया? बोला नहीं कुछ नहीं हो सकता। तूने एम्बुलेंस को कॉल किया? नहीं कुछ नहीं हो सकता। तूने फायर ब्रिगेड को कॉल किया? नहीं कुछ नहीं हो सकता। ये क्या था? लैक ऑफ नॉलेज। क्या फायर ब्रिगेड को कॉल करता तो वो 2 मिनट्स से 5 मिनट 10 मिनट्स के अंतर्गत कोई ना कोई आ जाता, एम्बुलेंस भी आ जाती, पुलिस भी आ जाती। बट 200 किलोमीटर से कोई आ सकता था क्या? और उस रात उसने फोन पे ये बोला कि मैंने फलाने व्यक्ति से, किसी पर्सन का नाम लेके, एक्स पर्सन से मैंने 10,000 रुपीज लिए हैं, वो उसको रिटर्न कर देना। वो मर रहा है और मैंने इस व्यक्ति को इतने पैसे दिए, वो पैसे ले लेना, और मेरे घर वालों को ये इत्तला मत करना कि मैं जल के मर रहा हूं। अभी हमारे को हंसी आ रही है, पता है क्यों? क्योंकि उस सिचुएशन पे हम नहीं गए। जब आपको पता चले कि अब आगे कुछ भी नहीं है, उस टाइम का वो मंजर है। और जब उसने कॉल करना स्टार्ट किया ना, तो उस समय स्मोक यहां था, राइट? वो पर्सन यहां खड़ा था। जब वो कॉल कर रहा था तो धीरे धीरे क्या हो गया ना, स्मोक आता गया, उसको सफोकेशन होने लगी, श्वास लेने में दिक्कत होने लग गई, और इसके इर्द गिर्द सभी लोग कांप रहे थे। किसी को श्वास लेने में दिक्कत आ रही थी, पूरी गरगन की आवाज आ रही है, और धीरे धीरे इधर कॉल पे बंदा बोलता ही रहता है हेलो हेलो हेलो, और इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। खाना सूखा लालच, अगर इधर होते तो बच जाते, चले गए इधर सारे लोग मिलके, क्या 100% मिलके अगर किसी दरवाजे पे लात मारता तो क्या दरवाजा नहीं टूटता? टूट जाता। क्या आपके घर में कोई ऐसा चाबी पाना, कोई हैमर, कोई टूल्स नहीं है क्या? है ना? तो क्या किसी फैक्ट्री के अंतर्गत कोई टूल्स नहीं होगा? ऑलरेडी अवेलेबल होगा। बट सभी ने क्या सोची? अपने आप को बचाने के लिए सभी कहां चले गए, और लास्ट में हुआ क्या? इतने वैसे सारे लोगों की डेथ हो गई। 85% तो एक्यूरेट डाटा है जो स्पॉट डेथ हुई थी, उसके बाद भी बहुत सारे लोग हॉस्पिटल गए थे जिसके बाद भी उनकी डेथ हुई थी, जिसको कि मीडिया कवर नहीं करता है। तो अराउंड 100 लोगों की जान गई थी छोटे से उद्यम में, छोटी सी जगह में, जहां पे उस ओनर की लापरवाही थी। ना तो उसने ऐसा कोई गैजेट लगाया था जिसके द्वारा उसको पता चल सके, ना तो उसने गेट पे ऐसा लॉक लगाया होता जो कि बाहर से ओपन होता। बट क्या होता है ना, हमारे में कहते हैं ना, नाश कालीन में वृत्त बुद्धि, जब अंत समय आता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो वैसा ही इधर भी होता है, राइट ना? तो कहने का मतलब ये सिचुएशन हमारे साथ ना हो, इसके लिए हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, राइट? एक करोल बाग का फायर इंसिडेंट, इसके अंतर्गत क्या हुआ? जितने भी फायर एक्सिट रूट थे ना उस होटल के अंतर्गत, सारे स्क्रैप वही हम जमा करते थे। आज हमारा डेस्क टूट गया, फायर एक्सिट रूट पे रख दो, बेंच टूट गया, फायर एक्सिट पे रख दो। वैसा ही था उस होटल के अंतर्गत, जितना भी मेंटेनेंस का वर्क होता था, सारा स्क्रैप को क्या करते थे? फायर एक्सिट रूट पे रखते थे, राइट? एक रात वहां आग लगी, सारे के सारे यात्री जो उसके अंतर्गत ठहरे थे सभी के सभी मर गए। ओनली एक कपल बचा था जो कि विदेशी थे। उन्होंने क्या किया? देखा कि इधर आगे और आगे खाइए, जिस बेडशीट पे सो रहे थे ना, उस बेडशीट को खिड़की पे टांगा और दोनों के दोनों जंप कर गए, दोनों के दोनों सेफ हो गए। बाकी के सारे लोग मर गए। किसी को पता ही नहीं चला कि हमारे को करना क्या है, क्या नहीं करना, क्या डूज और क्या डोंट। तो आज जो हमारी ट्रेनिंग होगी उसी के सिलसिले में होगी, और आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं फायर। तो पहला जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फायर? आप में से कोई जानते हैं? फायर इज अ केमिकल रिएक्शन विच इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। नंबर 1 इज फ्यूल। व्हाट इज फ्यूल? एनी कंबस्टिबल मटेरियल, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, लाइक लकड़ी, कोयला, कपड़ा, घास, पत्ते, प्लास्टिक, पेट्रोल, डीजल, क्रॉसोल, थिनर, स्प्रिट, अल्कोहल, वो हर एक चीज जो जलती है वो सभी का सभी फ्यूल है। फ्यूल ईंधन। जैसे हम क्या कहते हैं? अनाज। हमारी गाड़ियां क्या कहती है? पेट्रोल, डीजल, गैस। वैसे ही आपका जो फ्यूल है एनी कंबस्टिबल मटेरियल, राइट?
अभी हम थोड़ा खाना खाएंगे ताकत थोड़ी होगी, थोड़ा खाना ज्यादा खाएंगे ताकत ज्यादा होगी। थोड़ी फ्यूल में आग लगेगी, कम टेम्परेचर होगा, ज्यादा फ्यूल होगी तो ज्यादा टेम्परेचर होगा। अभी हम देखेंगे 3 थिंग्स। नंबर 1 मैंने आपको बताया फ्यूल। नंबर 2 आता है आपका ऑक्सीजन। ये आ गया फ्यूल। नंबर 2 ऑक्सीजन। इधर अभी हम जीवित है, इधर अगर हम जिंदा है, इसका मतलब इधर ऑक्सीजन अवेलेबल है। हम लोगों ने पढ़ा था स्टैंडर्ड 8 और 9 में शायद एक सर्कल होता था जिसके अंतर्गत हम बताते थे कि O2 का जो लेवल है वो होता था 20.93%, बाकी 78% में आपका नाइट्रोजन, बाकी 1.07 में बाकी के इनर्ट गैस। तो ये जो है ना 21% लगभग ये इधर अवेलेबल है। कई बार आप हिल एरिया में जाते हो, आपको जो है ना बहुत ज्यादा स्वेटिंग आती है, थकान आती है। कभी आप बेसमेंट में चले जाते हो तब भी होता है। आपको पता है उधर सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% ऑक्सीजन का लेवल घटता है। जैसे ऑक्सीजन का लेवल 18 to 19 आता है ना तो हम थक जाते हैं। बट मजे की बात पता है, फायर को सिर्फ और सिर्फ 10% ही चाहिए। कितना अच्छा है ना। जिधर मानव जीवन संभव है उधर भी आग लगना संभव है, जिधर मानव जीवन संभव नहीं है उधर भी आग लगना संभव है। इट मींस इसको सिर्फ और सिर्फ 10 to 12% भी अगर ऑक्सीजन मिल गया तो ये इधर आग लग जाएगी। जब तक आप इससे डाउन नहीं जाओगे वो फायर नहीं खत्म होगा। और लास्ट वन इज सर्टेन टेम्परेचर। अब ये सर्टेन टेम्परेचर क्यों बोला? क्योंकि हर एक प्रोडक्ट है ना वो डिपेंड करता है कि कौन से टेम्परेचर पे जाएगा। अभी हमारे घर में गैस है, एक बार लाइटर को इग्नाइट किया पटाख से आग लग जाती है। आप उस लाइटर से ना पेट्रोल पे 100 टाइम भी करोगे ना आग नहीं लगेगा। भाई क्या हो गया? पेट्रोल इज हाईली फ्लेमेबल होगा बट गैस से कम। इसका मतलब क्या है कि वो गैस के लिए जो इग्नाइट सोर्स थी ना वो बस 0.4 ही उसके लिए कैपेबल था, लेकिन पेट्रोल को उससे थोड़ा ज्यादा चाहिए, राइट? फिर डीजल को और ज्यादा चाहिए। वैसे ही पेपर एक पेपर में आग लगानी 1 माचिस की तिल्ली काफी है, किसी गत्ते में आग लगानी है 2 माचिस की तिल्ली काफी है, किसी लकड़ी में आग लगानी है और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और मोटी लकड़ी है तो और बढ़ाना पड़ेगा। यानी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट टेम्परेचर डिपेंड करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं सर्टेन टेम्परेचर। जब ये तीनों चीज आपस में मिलते हैं इसको हम कहते हैं फायर। फायर इज ए केमिकल रिएक्शन व्हिच इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स, 1 2 3 और फायर। और फायर के बारे में बोला जाता है ना फायर इज अ चैन रिएक्शन। अच्छा मुझे आप में से कोई बताएगा क्या कोई प्रोडक्ट जलता है क्या? कोई भी बताएंगे किसी प्रोडक्ट के अंतर्गत आग लगता है क्या? एनीवन? लगता है क्या? कोई प्रोडक्ट चलता है क्या? नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता है? और आग लगती कब है? टेम्परेचर क्यों है? मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करता हूं। अभी देखिए गैस क्या है? ऑलरेडी गैसियस स्टेज में तुरंत अगर प्रोडक्ट में आग लगता तो आग कहां लगती? गैस सिलेंडर के चूल्हे के अंदर, ना कि बाहर। देखा क्या? कैंडल, एक कैंडल को आप किसी आग के अंतर्गत डाल के देखना विद इन मिनट खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसी कैंडल को हम पूरी रात जलाते हैं जब उसके ऊपर का एरिया में अगर हम आग लगाती है, राइट ना? तो अभी होता क्या है, जो चीज जितनी जल्दी अपने अंदर से वेपर छोड़ती है वो चीज इतनी जल्दी और उतने कम टेम्परेचर पे जलती है, राइट ना? अभी जलता क्या है?
अभी ये मान लो इधर हमने हुड रखा है, यहाँ टेम्परेचर दिया, ये टेम्परेचर के बाद जैसे इसको अपना टेम्परेचर मिला ना तो इसने वेपर्स छोड़ना स्टार्ट किया, राइट। और ऊपर क्या मौजूद है, O2, और O2 और ये वेपर्स फ्लेमेबल मिक्सचर बना दिया इन दोनों ने मिलकर, और उस फ्लेमेबल मिक्सचर के अंतर्गत हमेशा आग लगती है, कभी भी डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट के ऊपर आग नहीं लगती। इसीलिए तो सर्टेन टेम्परेचर मैंने बोला ना, इसीलिए बोला कि हमेशा जो आग लगती है उससे निकलने वाले वेपर्स के अंतर्गत, और वेपर्स कब निकलेगा, जब उसको सर्टेन टेम्परेचर मिलेगा, जब सर्टेन टेम्परेचर मिलेगा तो वो वेपर्स छोड़ेगा, जब देन यहाँ पे आग लगेगी। तो ये था टॉपिक आपका फायर। अभी देखते हैं फायर में चैन रिएक्शन मैंने बोला अभी, राइट। ये नॉमेनक्लेचर नहीं है केमिकल का, वो पढ़ते हैं ना आप लोग, एल्केन एल्कीन एल्काइड, वो वाला नहीं है। ये क्या है ना, सिंपल। अभी क्या है ना, इधर शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लगने का आज का सबसे ज्यादा जो रीजन है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी से कब लगती है, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, ड्यू टू लो स्पीडिंग, ड्यू टू ओवर हीटिंग, ड्यू टू ओवरलोडिंग। अभी क्या है ना, गर्मी आ गई, आपको रोजाना फायर के इंसिडेंट देखने को मिलेंगे। कैसे, एक साथ 10 एसी चल रही है, उसका हीट कहा जा रहा है। आपने घर बनाया, घर बनाते समय में आपने बोला नहीं 2 किलोवाट का बहुत है, और जब घर बन गया तो बोला अरे अब तो रेंट सेव हो रहा है, 4 एसी और लगा लिया। फिर क्या होगा, उसका लोड किस पे आएगा, वायर पे, वो वायर फूकेगा, वो मीटर फूकेगा। तो ये सारे रीजन है। अभी क्या हो गया, इधर शॉर्ट सर्किट हुआ, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट। अब ये शॉर्ट सर्किट होकर इस वुड पे गिरेगा, वो एक इग्नाइट सोर्स, क्या आग लग जाएगी क्या, एक हल्की सी चिंगारी क्या किसी लकड़ी में आग लगा सकती है क्या, नहीं। तो क्या होगा, ये हल्की सी चिंगारी गिरी इस पे, पेपर पे, पेपर तो जल सकता है ना, कुछ तो टाइम लेगा। अभी क्या हुआ, इस इग्नाइट सोर्स को यहां तक आने में, इसको जलाने में, इग्नाइट करने में 20 मिनट्स का टाइम लगा, राइट। धीरे 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 अभी इस पेपर से इस कार्टन के अंतर्गत जाने में कितना टाइम लगेगा, अब वो ऑलरेडी क्या बन चुका है, आप 10 मिनट, राइट। अब इससे इसमें जाने में थोड़ा और कम टाइम, 5 मिनट। अभी इससे इसमें जाने में कितना, 2.5 मिनट। लेकिन अब यहां से देखना, इधर भी 2.5 मिनट, इधर भी 2.5 मिनट और इधर भी 2.5 मिनट, यानी कि इस 2.5 मिनट में यहां का टेम्परेचर हुआ मान लो 45 डिग्री सी, इधर का टेम्परेचर हो गया 70 डिग्री सी, इधर का टेम्परेचर आते ही हो गया 210 डिग्री सी। क्यों, जैसे जैसे मटेरियल बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ रही है। इसीलिए बोला जाता है एवरी फायर व्हेन इट इनिशियल स्टेज, जब वो इनिशियल स्टेज में होता है तब उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, बड़ी आसानी से उसको बुझाया जा सकता है। लेकिन एक बार को जब ये बढ़ता है तो देन इसको बुझाना हमारे लिए अनकंट्रोलेबल हो जाता है। इसी को हम कहते हैं फायर पॉइंट, वह मिनिमम टेम्परेचर जहां पे किसी इग्नाइट सोर्स के द्वारा किसी प्रोडक्ट के अंतर्गत आग लग जाए, दैट इज कॉल्ड फायर पॉइंट। और वह मैक्सिमम टेम्परेचर जहां पे विदाउट किसी इग्नाइट सोर्स के द्वारा आग लग जाए, धमाका हो जाए, उसको कहते हैं फ्लैश पॉइंट। और ऐसा ही होता है हर एक जगह। बड़ी सी बड़ी इमारत को धराशायी होने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे मटेरियल बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। अब आप बात करो इस कमरे के अंतर्गत, इसने टेम्परेचर कितना कर दिया, 210 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है इस कमरे के अंतर्गत बाकी जो चीजें रखी है वो बिलो 210 डिग्री वाली है। चेयर हो गया, बेडशीट हो गई, वुड हो गई, पेपर हो गई। तो क्या इसको किसी इग्नाइट सोर्स की जरूरत होगी क्या, ये पूरा का पूरा कमरा जलेगा, राइट। लेकिन अगर हमने क्या किया होता, इधर स्टार्टिंग में इनिशियल में ही अगर इधर आग लगी और इस प्रोडक्ट को यहां से हटा देते तो क्या होता, बाकी की चीजें हमारी सेम। लुक लाइक अ मैच स्टिक हम जलाते हैं, जला के कभी हम क्या करते हैं उसको फर्श पे फेंकते हैं, कभी बेड पे फेंक के देखेंगे तो क्या होगा, बेडशीट जलेगी, गद्दा जलेगा, वुड जलेगा, धीरे धीरे पूरा घर जलेगा, राइट ना। तो सेम यहाँ पे हमने क्या किया, इनिशियल स्टेज पे इसको हटाया, बाकी की चीजें हमारी क्या हो गई, सेम। तो हम बात कर रहे थे हाउ टू एक्सटिंग्विश फायर
तो कट ऑफ फ्यूल नंबर 1, जिसको हम कहते हैं स्टारवेशन। स्टारवेशन इज एक खाने की थाली दे दी जाए, उसका सारा खाना मैं खा जाऊं, आप कैसे मरोगे? भूखे, राइट ना? दैट इज कॉल्ड स्टारवेशन। नंबर 2 इज स्मोदरिंग। अभी हम लोग पढ़ते थे ना स्टैंडर्ड 4th और 5th में या 6th में, मेरे ख्याल से 2 कैंडल होता था और दो, एक को ग्लास से ढकते थे, एक को खुला छोड़ते थे। खुला वाला बुझ जाता था और ग्लास से ढका हुआ जलता था ना? ये कभी भी हाँ बोल रही कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि जब ये ग्लास ओपन में था ना, तब इसके अंतर्गत जो ऑक्सीजन था वो 20.93% था। बट जैसे उसको इधर कवर किया ना, तो इससे निकलने वाला जो स्मोक है और ये ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के बाद एकदम से इसके अंतर्गत ऑक्सीजन की लेवल खत्म होगी, जिसकी वजह से ये आग बड़ी आसानी से बुझ जाती है। जैसे कोई फांसी लगाते हैं, किसी का गला दबाते हैं, तो क्या होता है? घुट घुट के मरना, दैट इज कॉल्ड स्मोदरिंग। कट ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी तरीके से आपको यहां से ऑक्सीजन को हटाना है, राइट? और लास्ट वन इज कट ऑफ टेम्परेचर। जैसे हम लोग अर्लियर टाइम में लकड़ी के ऊपर खाना बनाते थे, खाना बन जाने के बाद क्या करते थे मदर वगैरह, लकड़ी को हटा के उसके ऊपर पानी के छींटे डालती थी, तो इंस्टेंट उसका टेम्परेचर डाउन होता था और इस प्रोसेस को हम कहते थे कूलिंग। एक मजे की बात आपको बताऊं, इसके अलावा कोई चौथा तरीका नहीं बड़ा किसी आपको बुझाने का, ये 3 ही तरीके। अभी हमें से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं बेवकूफ बना रखा है, हमारे यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर है, वो भी वही काम करता है, कवर करते ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ता है, वो आग बुझ जाती है। अच्छा, हमारे यहाँ ऊपर में जो लगाया गया है स्प्रिंकलर, वो वाटर ही तो है, जाएगा कूल करेगा। यानी कि पूरे वर्ल्ड में इसके अलावा कोई चौथा तरीका नहीं है, या तो फ्यूल को हटाओ, या तो ऑक्सीजन को हटाओ, या तो आप टेम्परेचर को हटाओ। ये 3 प्रोसेस है फायर एक्सटिंग्विश करने की, राइट? लेकिन आपको पता है वाटर इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर, या वाटर इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया। व्हाई? आप में से कोई बताएगा क्या? पानी सबसे बढ़िया अग्निशामक है, ऐसा क्यों? Anyone? Water is the best fire extinguishing media. ठीक है, और ओके, और कोई? राइट, और कोई? इजिली अवेलेबल है, वो काम तो सब कर लेगा। इसकी कोई कैटेगरी है क्या? कोई क्राइटेरिया है क्या? मुझे डिस्टिल वाटर से ही गुजारा, मुझे मिनरल वाटर से। आप अगर अर्लियर टाइम का अगर हम देखें तो नाले के पानी से, नदी के पानी से, तालाब के पानी से और कहीं से भी वो स्टोर्ड वाटर से उस आपको बुझा सकते हैं। तो सबसे नंबर 1 क्या है ना कि इजीली अवेलेबल एवरीवेयर, राइट? दूसरा, आप लोगों को पता होगा 1 लीटर वाटर जो है 2200 किलो जूल हीट को एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी है। 1 लीटर वाटर जो है 2200 डिग्री सी किलो जूल ऊष्मा को अवशोषित करता है, हीट को एब्सॉर्ब करता है। यानी सिर्फ 1 लीटर पानी इतना ज्यादा हीट को एब्सॉर्ब कर सकता है, तो जिसकी वजह से कूलिंग बहुत आसानी से होगा। और हम ठहरे अनपढ़ आदमी, दूसरा तरीका देखते हैं। अब ये कोई बॉक्स है, अभी इसके अंदर आग लग गई, राइट? हमने इसके ऊपर क्या चलाया? पाउडर। पाउडर क्या करेगा? 1 2 3 साइड से इसको कवर करेगा। बट वाटर भी हमारी तरह होता है, पड़ोसी के घर में क्या बन रहा है वो जानने की कोशिश करता है। वो क्या करता है? इसके ऊपर से तो कवर करेगा और नीचे से भी कवर करेगा, डाउन साइड भी। अभी आप बताओ, कोई चीज 4 तरफ से ठंडा करेगा, कोई चीज 3 तरफ से करेगा, तो पहले कौन करेगा? ये अटपट वाली बात थी, राइट? नंबर 2, नंबर 3, वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्गर होता है, राइट? क्यों? आप पाउडर को यहां से फेंकोगे ना, स्कैटर्ड हो जाएगा, राइट?
एक्सक्यूसर चलाया, पाउडर इधर ही उड़ जाएगा, राइट। अब आग लगी है 20 मंजिली इमारत में, पानी मुझे नीचे से फेंकना है, बड़ी आसानी से जाएगा, पीछे से प्रेशर होना चाहिए, राइट। लेकिन पाउडर क्या होगा, आफ्टर 3 मीटर के बाद वो स्कैटर्ड हो जाएगा, फैल जाएगा। तो ये इसकी खासियत थी, और भी बहुत सारी खासियत है। लेकिन पता है ना, जो जिसके अंतर्गत अच्छाई होती है तो उसके अंतर्गत बुराई भी होती है। जैसे आग लगी बिजली में, हमारे सर चलेगा, चलो आज तो बुझाई देंगे, आग बुझेगा ना बुझे, हम जरूर बुझ जाएंगे। क्यों? ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक, राइट। अब आग लगी तेल में, क्या किया इन्होंने? अरे कुछ नहीं, पानी चला देंगे। पानी क्या करेगा? वाटर की डेंसिटी क्या है? और ऑयल की डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी अधिक है, वाटर कहां जाएगा? अभी एक ड्रम था, हमने डीसी के लिए डीजल मंगवाया और आग लग गई इस ड्रम में, हमने क्या किया? पानी चलाना स्टार्ट किया। वाटर कहां जाएगा? डाउन साइड। ऑयल कहां आएगा? अपर साइड। अभी जो आग ड्रम में थी, धीरे धीरे मैंने पूरे माउंट कार्मेल में पहुंचा दिया। बढ़िया, क्या नुकसान किया? तो इसी वजह से, इसी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से ना, हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है फायर का, वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमने कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान आदमी को लेके मार देता है। लास्ट टाइम एक वीडियो भी आई थी फेसबुक पे, आपने देखा होगा, एक फायर की ट्रेनिंग हो रही है और सिलेंडर के अंदर उन्होंने आग लगाई और वो आग नहीं बुझा पाई, और जिसकी वजह से बाद में सारे बच्चे भागे थे उधर से, राइट ना। तो क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं ना, कि कब आप किस सिचुएशन में ट्रैप्ड हो जाओगे आपको नहीं पता, राइट। तो टोटल जो है ना 5 टाइप्स ऑफ फायर है, और मैं साथ के साथ इसका बेस्ट एक्सटिंग्विशिंग मीडिया भी बताऊंगा आपको। अगर ये आपने अगर जान लिया तो 110% है कि कभी आप ऐसे सिचुएशन में ट्रैप्ड नहीं होगे, और गलती से ट्रैप्ड हो गए तो सेफली बाहर निकलोगे। अभी हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, और दूसरा टॉपिक इसके साथ ही हम लोग कवर कर लेते हैं, बेस्ट। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को नींद भी आ रही है, राइट। अभी आता है क्लास ए। अभी क्लास ए का मतलब पता है आपको? वैसा मटेरियल जो जलने के बाद ऐश छोड़ता है, जैसे पेट्रोल छोड़ता ना, नहीं छोड़ता, फिर लेके क्या नहीं, जैसे वुड, पेपर, क्लॉथ, ये सारी चीजें जो लास्ट में ऐश छोड़ता है ना, उसको हम क्लास ए में लेते हैं, जैसे वुड, पेपर, क्लॉथ, ETC। और ऐसे के लिए सबसे बढ़िया जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो होता है वाटर टाइप। अगर वहां पे किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिक सप्लाई है तो आपने क्या करना है, एमसीबी को कट करना है, देन वाटर टाइप पे एक्सटिंग्विशर आप उधर चला सकते हैं, राइट। नंबर 2 क्लास बी, जिसको हम कहते हैं लिक्विड फायर। ये सॉलिड है, लिक्विड वैसा फ्लेमेबल लिक्विड, पेट्रोल, डीजल, क्रशिंग ऑयल, थिनर, स्पिरिट, अल्कोहल। इसके लिए हम यूज करते हैं यहां पे हम यूज करते हैं फोम टाइप। एक बार पता है क्या होता है, पानी और तेल के अंदर लड़ाई हो जाती है, किसके अंतर्गत? ऑयल बोलता है चल तू तो बड़ा चालाक है, तू मेरी आग तो बुझा ही नहीं सकता। ऑयल की बात सुनकर पानी परेशान हो जाता है, बोलता है यार ये तो सही कह रहा है। अभी क्या करेगा वो, हमने पता है वाटर की डेंसिटी अधिक है, वो कहां जाएगा? डाउन साइड। ऑयल की डेंसिटी कम है, वो कहां आएगा? अपर साइड। तो आग तो बुझेगी नहीं। तो उसका ना सर्फ एक्सेल का डब्बा दिखता है, भाई तू टेंशन नहीं ले, मैं तेरे साथ हूं। जैसे कपड़े धोते हैं ना,
तो झाका बनता है, फॉग ऊपर। अगर आपने सर्फ और पानी का घोल अगर उस पर चला दिया तो बड़ी आसानी से, आपको पता है वो जो छोटे छोटे बुलबुले होते हैं उसके अंतर्गत क्या प्रेजेंट होता है, एयर। जैसे हम वाटर कभी जाते हैं वाटर पार्क तो हमारे को ट्यूब दिया जाता है जिसके अंतर्गत एयर डाला जाता है जिससे कि हम उसके अंतर्गत न डूबे। तो ऐसा ही छोटे छोटे बुलबुले होते हैं, इसके अंतर्गत एयर प्रेजेंट होता है। ये क्या करेगा, इस कैन के अंतर्गत जो आग लगी थी इस जगह पे धीरे 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 ये बुलबुले जो है ना ऊपर फैलना स्टार्ट हो जाएगा और ये क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करेगा और ये आग बड़ी आसानी से बुझ जाएगी। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं फोम टाइप। क्लास सी गैस टाइप, इसमें जैसे एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी। आपको पता है जो गैस होते हैं ना ये हैवियर देन एयर होते हैं, ये हवा से 4.5 गुना भारी होता है, 4.5 टाइम्स, राइट। इसका क्या फायदा है, हमेशा हमारे नीचे लेवल में रहता है, बढ़िया है, नुकसान है। इसीलिए जब भी एलपीजी वगैरह लीक करता है तो आपको क्या करने चाहिए, पंखा चालू कर देना चाहिए, करना चाहिए नहीं। जो भी स्विच अगर ऑन है तो उसको ऑन कंडीशन में छोड़ना है और जो भी स्विच ऑफ है तो उसको ऑफ कंडीशन में छोड़ना है। आजकल हम सीएनजी की गाड़ी चलाते हैं ना, आग कब लगती है, जैसे आप उसके अंदर गए, अच्छा गाड़ी बंद करो, आग लग जाए। जब आपने गाड़ी को क्लोज किया ड्यू टू स्पार्किंग और इग्नाइट सोर्स की वजह से मैनिफोल्ड असेंबली में आग लगती है। जब भी अगर आप गाड़ी सीएनजी चला रहे हो तो कोशिश करो उसको साइड में ले जाके सबसे पहले आप इवैक्यूएट कर दो। नंबर 2, हमेशा जब आप गाड़ी चलाते हो, खास करके जो ऑटोमेटिक, हमेशा एक हैमर आप अपने ड्राइवर सीट के नीचे रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है आग लगता ही है ना, हमारी सारी ऑटोमेटिक सिस्टम फेलियर हो जाती है। उस दरमियान आपका विंडो क्लोज और ओपन नहीं होगा। उस टाइम पे विद इन मिनट्स इतना ज्यादा स्मोक भर जाएगा ड्यू टू रैक्सिन वगैरह की वजह से, जो आपको सफोकेटेड कर देगा और आपकी जान भी ले लेगा और बहुत ही जल्दी वो इग्नाइट होगा। तो आपने क्या करना है, हैमर निकालना है, ग्लास को तोड़ना है और बाहर इवैक्यूएट कर जाना है, राइट। अभी पता है एक इंसिडेंट हुआ था मुंडका के अंतर्गत। पता है क्या होता है, जब हम किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, उधर कोई स्मेल आ रही है तो धीरे धीरे ना उसके आदी हो जाते हैं, है ना। तो मुंडका के अंतर्गत एक फैमिली थी जिसके अंतर्गत है ना घर में रोज गैस लीक होता था। वो बेचारे कपल क्या करते थे ना, रोज उसके ऊपर टेप लगा देते थे, राइट। ऐसे ही चलता रहा, वो आदी हो गए उस स्मेल के। एक रात वॉशरूम जाना था, वॉशरूम जाने के लिए जैसे वो निकली, लाइट को ऑन किया, पूरा का पूरा घर धमाके से तब्दील, कोई नहीं बचा। जो बच गए थे ना उसके परिवार वाले बोल रहे थे कि कल मरे उससे बढ़िया अभी मर गए, इतनी तकलीफ में थे वो। 80 to 85% जो है ना जल चुके थे, बर्न हो चुके थे। उनको डेली सरवाइव करने के लिए भी कम से कम 1 लाख का खर्चा था। सोचो जिस फैमिली को पाइप बदलने के लिए पैसे नहीं थे, जब वो टेप लगा रहा था तो क्या 1 लाख का इलाज करा सकता था क्या? तो ये हमारी नेग्लिजेंसी है। जब भी अगर ऐसा कुछ होता है तो थोड़ा सा ध्यान दें। अच्छा, एलपीजी सिलेंडर है, गैस के अंतर्गत कोई स्मेल होती है क्या? हमारे यहाँ जो एलपीजी सिलेंडर है या किसी भी गैस के अंतर्गत कोई स्मेल होती है क्या? नहीं होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे। गैस इज कलरलेस, गैस इज ऑर्डरलेस, गैस इज टेस्टलेस और गैस इज स्मेललेस। पता है अर्लियर टाइम में जब गैस का इनोवेट किया गया ना, तो क्या किया गया, सभी को दे दिया गया गैस सिलेंडर घर में। अब पता चला खाना बनाने के लिए औरत बैठी, बगल से पड़ोसी ने बोला चीनी है क्या, चालू छोड़ा, उसको चीनी देने चली गई। जब तक में क्या हुआ, ये गैस ऑन है, धीरे 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 ये गैस क्या कर रहा है, ये 4.5 गुना हवा से भारी होने की वजह से इस सराउंडिंग में घूम रहा है। जैसे उसने इग्नाइट किया, पूरा का पूरा घर धमाके घूम गया। तो गवर्नमेंट बोला यार ये तो बहुत खतरनाक है। तब इसके अंतर्गत एक केमिकल मिलाया गया जिसको हम कहते हैं इथाइल मार्केटाइल, जो हमारे को पंजेंट स्मेल देता है, जिससे हमारे को पता चलता है कि हमारे घर गैस लीक कर रहा है। ठीक है ना। अभी आपने मिस्टर इंडिया पिक्चर देखा होगा, अनिल कपूर गायब होता है। अब इधर भी गैस दिख नहीं रहा तो हमको कैसे पता चलेगा इधर गैस है या इधर गैस है? तो ऐसी आपको बुझाने के लिए भी फिर मिस्टर इंडिया यानी CO2 का सिलेंडर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड।
और नंबर 4 क्लास डी, जिसको कहते हैं मेटल फायर, राइट। जैसे मैग्नीशियम, फिर से पोटाशियम और बहुत सारे मेटल, जैसे कि आपका अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ही, तो इसमें से कौन है जो हम में से जो मेटल फायर को बुझा सकता है? कोई है क्या हम में से? सूर्यवीर, कोई हीरो जो मेटल फायर को बुझा सकते हैं? कोई नहीं। कोई है क्या? आपको पता है मेटल में फायर कब लगता है? जब टेम्परेचर 800 डिग्री सी होता है। 40 में हमारे घोड़े फूंकते होने लगते हैं, 45 तक हम एसी वेसी में सोने लगते हैं और 50-60 के बाद खत्म होने लगते हैं। कई बार दिखाता है राजस्थान में इतने जानवर मर गए, टेम्परेचर जैसे 50 क्रॉस किया, राइट। 60-70 में आदमी भी डेथ हो जाता है और 800 डिग्री में, 200 डिग्री में तुम्हारी बॉडी जल जाती है, राइट ना। तो 800 डिग्री से अगर ऐसे करके डाल के अगर निकाला ना, वो कुछ नहीं मिलेगा, ना तो उसका एक्सरे होगा, ना तो उसकी हड्डी होगी, ना तो कुछ होगा। तो वैसे टेम्परेचर में कोई जा सकता है क्या? इसीलिए वहां के लिए कोई एक्सटिंग्विशर नहीं बनाया गया। यहाँ पे जो है हम इस्तेमाल करते हैं टीईसी पाउडर का। किसका? टीईसी, टर्नरी यूटेक्टिक क्लोराइड, जिसको कि स्प्रे प्रोजेक्टर के द्वारा या हेलीकॉप्टर के द्वारा बड़े बड़े जो बॉयलर के प्लांट होते हैं वहां पे छिड़काव कराया जाता है, राइट। और लास्ट वन इज क्लास के फॉर किचन फायर। ये वुमेन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए किचन के अंतर्गत जो है ना किचन फायर, अभी है ना हम सभी लोग गए, अरे आज खाना बना लेना, ठीक है जी बन गया। थोड़े पकोड़े भी बना लेना, वो भी बन गया। पापड़ तल लेना, वो भी तल लेना। इतने में लग गई आग। क्या हो गया? टक, कमरे में लग गई आग, घर में, किचन में। अब आपने क्या किया? जैसे तैसे गए, वहां से एक्सटिंग्विशर चलाया और आग को बुझा लिया। सारा का सारा सामान खराब। अब आप बोलोगे खाना बना लो, बनाएंगे क्या? मत लगे। इसीलिए अगर हम यहाँ पे किचन में जैसे घी की वजह से, रिफाइंड की वजह से और बहुत सारे कुकिंग ऑयल वगैरह की वजह से यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं WCP, वेट केमिकल पाउडर टेप। ये क्या करता है ना, जिस पैन में आग लगी होगी ना, सिर्फ उतने पैन वाले एरिया को ही खराब करेगा, बाकी का एरिया आपका कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इसीलिए हम वहां पे बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर में मैंने आपको बताया, क्लास ए वाटर टाइप, क्लास बी फॉर्म टाइप, क्लास सी CO2 टाइप, क्लास डी TEC और क्लास के इज अ WCP। ये बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर है, ऐसा नहीं इसके बाद नहीं, यही बेस्ट है। इसके बाद आप कुछ भी चला सकते हो, वो आपके पास अगर नहीं है तो आप चला सकते हैं, बट बेस्ट की अगर हम बात करें तो ये था आपका व्हाट इज फायर, टाइप्स ऑफ फायर, साथ के साथ हाउ टू एक्सटिंग्विश फायर। यहां तक किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकते, किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो यहां से वो पूछ सकते हैं। अभी है ना हम लोग देखेंगे थोड़ा सा EMT, क्योंकि अभी तक हमने क्या सीखा? सिर्फ और सिर्फ आग बुझाना सीखा, राइट। EMT अगर ये नहीं सीखा ना, यानी ये प्लानिंग नहीं सीखी ना, तो हम फेलियर है। ये क्या है? EMT, QRT, FRT, ERT, नाम अनेक काम एक। EMT इमरजेंसी मैनेजमेंट टीम। मैंने सिर्फ आग लगाना सिखाया आपको और आग बुझाना सिखाया, लेकिन आग से भागना नहीं सिखाया है, वो इधर है, राइट। ये क्या है? EMT। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक इंस्टीट्यूट अपने अपने नाम से जानती है ना। जैसे कोई EMT कह देता है इमरजेंसी मैनेजमेंट टीम, कोई QRT कह देता है क्विक रिस्पांस टीम, कोई FRT कह देता है फर्स्ट रिस्पांस टीम, कोई ERT कर देता है इमरजेंसी रिस्पांस टीम। अभी इसकी जरूरत क्यों पड़ी? एक इंडस्ट्री में क्या हुआ ना, फायर हुआ और उसके अंतर्गत ना एक फीमेल स्टाफ फंस गई, राइट।
उसको बचाने के लिए सर चले गए, किसी को बताया नहीं, अपना नाम नहीं लिखा है, राइट। अब सर के बगल में जो दूसरे सर बैठे थे वो भी चले गए बचाने, तीसरे और चले गए, चौथे और चले गए, 50 लोग चले गए, किसको बचाने के लिए? एक को बचाने के लिए। और किसी ने एंट्री नहीं कराई, क्यों नहीं कराई? अरे पता चल जाएगा मैं भी गया था। ऐसा होता है। अब क्या हुआ, इधर एक फीमेल स्टाफ ट्रैप्ड है और बचाने के लिए कितने चले गए? 50। अब इस 50 का भी कंफर्म नहीं है कि 50 है या 100 है या 30 है, राइट। अब हमारे दिमाग में क्या पता है कौन मिसिंग है? अब पता चला 15 लोग उसको टांग के ले आए, 35 कहां रह गए? 35 कहां रह गए? आपको पता है क्या 35 है 36 है? मेरे को पता है क्या? मैंने क्या किया, तुरंत बोला अच्छा फीमेल स्टाफ फंसी थी, चलो फायर एक्सटिंग्विशर चला दो। अब वो 35 के 35 अंदर ही समा। और ऐसा हर एक बार हो जाता है। इसी चीज के लिए प्लानिंग की जाती है। आपके यहाँ पे आप इस टीम के मेंबर होंगे, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, खुदा न खास्ते कभी भी ऐसा सिचुएशन आपके पास भी आ सकता है। बीइंग ए टीचर, आप टीचर हो, आपको ही पूरी बिल्डिंग खाली करानी है। इसमें से आपका अलग अलग रोल होगा, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इस पूरे टीम को लीड कौन करता है पता है आपको? आपके यहाँ के जो टॉप सीनियर बैठे हैं, प्रिंसिपल सर हो सकते हैं या उनसे भी कोई टॉप है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एफिलिएशन के लिए होते हैं कि हाँ भाई चलो करो, लेकिन काम कौन करता है? एडमिन। आप लोगों को अपने एडमिन के ऊपर ताली बजानी चाहिए। क्यों पता है? एडमिन का मतलब लोकल पुलिस। घर बन रहा है, पैसे दे दो। अच्छा ये तोड़फोड़ हो रहा है क्या? कैसे हो रहा है? ये मेल निकल रहा है क्या? कैसे निकल रहा है? सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एडमिन की होती है, और इस पूरे होल टीम को भी लीड आपके एडमिन बॉस करते हैं, राइट। अभी देखेंगे कैसे करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। इसके अंतर्गत है ना सेग्रीगेटेड। अगर बोर हो रहे होंगे तो बता देंगे, फिर मैं क्लोज करूंगा, राइट। इसके अंतर्गत हमने क्या किया ना, टोटल 5 टीमों में इसको डिवाइड किया है। नंबर 1 इज एक्शन टीम, और इसको लीड करते आपके एडमिन है, राइट। और इनके अंदर जो बाकी की जो टीमें है ना वो भी। अब देखो इसका काम कैसे आता है, मैं आपको समझाता हूं। अभी आपके यहाँ पे एक फायर का इंसिडेंट हो गया, मैसेज आया एडमिन साहब के ऑफिस में लगा हुआ फायर बॉक्स पैनल के अंदर, अरे आग लग गई। अब क्या होगा, अलार्म बजना प्रारंभ हो गया, सारे लोग पैनिक होंगे, तो एडमिन साहब बोलेंगे रुको रुको रुको, साइलेंट करो। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, उस अलार्म को साइलेंट किया, जिसकी वजह से लोग जो है सो पैनिक ना हो, पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट हो, राइट। अब इन्होंने बोला अच्छा आग कहां लगी है? ऑडिटोरियम में। अच्छा, ऑडिटोरियम में इनके टीम का बंदा कोई ना कोई ऐसा ये टीम बनाते हैं 5 से 10 लोगों का। इसके अंतर्गत हर एक फ्लोर से, हर एक एरिया से एक एक बंदा होता है, राइट। ये कॉल करके भाई देख ऑडिटोरियम में आग लगी है। अच्छा सर, मैं बात क्या है, देखा 2 साहब यहाँ पे सिगरेट पी के चेक कर रहे थे कि स्मोक डिटेक्टर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। क्या हो गया, सिचुएशन नॉर्मल है ना, करना नहीं था। अब इन्होंने क्या किया, ठीक है उन दोनों को पकड़ के लाओ, और क्या किया इधर से नॉर्मल कर दिया, और एक मैसेज डाल दिया इट्स अ नॉर्मल सिचुएशन, डोंट पैनिक, राइट। दोबारा फिर अलार्म एक्टिवेट हुआ, पता चला ऑडिटोरियम में आग लगी है, तो उसने आके देखा साहब आग लगी है लेकिन छोटी आग लगी है, तुरंत एक्सटिंग्विशर चलाया और उस आग को कंट्रोल कर दिया, फिर सिचुएशन नॉर्मल। थर्ड टाइम फिर से अलार्म आया और पता चला कि पूरा का पूरा कमरा जल के राख हो गया है। अब क्या है, फायर बढ़ा है, तो हमारे को क्या करनी पड़ेगी, बिल्डिंग को खाली। इन्होंने बोला अच्छा ठीक है, इन्होंने तुरंत मैसेज पास किया इवैक्यूएशन टीम को। इवैक्यूएशन टीम का काम क्या होता है, कम से कम समय में बिल्डिंग को खाली कराना, रेस्क्यू करके कैसे भी बिल्डिंग खाली होनी चाहिए। उसके अंतर्गत कोई हमारे टीचर होंगे, जो उसके बॉस होंगे, उसके अंतर्गत 5 से 10 लोगों की टीम होगी जो रेस्क्यू करके बाहर निकलेगी। अब क्या हुआ, जब बिल्डिंग इवैक्यूएशन होने लगा ना, तो 2-4 हमारी तरह निकम्मे थे, उन्होंने फोटो वीडियो बनाना, अच्छा कौन मर रहा है, अच्छा उसने क्या किया, पूरा गेट को ब्लॉक कर दिया,
राइट, होता है ना, कहीं पे कोई इंसिडेंट होता है तो पब्लिक जो है ना देखने लगती है, अच्छा क्या हुआ। अब अंदर जो चल रहा है वो क्या करेगा, भागेगा, और जो बाहर वाला है हट वीडियो बनाने दो। इन्होंने क्या किया, इस पूरे एंट्री और एग्जिट को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब इसकी वजह से क्या होगा, लोग बात टकराएंगे, गिरेगा। तो बोला अच्छा रुको 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 रुको, तीसरी टीम बना दो जिसको कहते हैं कॉर्डन ऑफ, सुरक्षा घेरा, बैरियर क्रिएट करना। अब इनका काम क्या होता है, ट्रैफिक को डाइवर्ट करना, रूट डाइवर्ट करना। उनको पता है कि ऑडिटोरियम में आग लगी है ना, तो 2 पर्सन उधर ही खड़े कर देंगे बैरिकेड करके कि भाई इधर आग लगी, इधर आपको जाना नहीं है, आप इधर से इवैक्यूएट कर जाओ, ताकि अंदर से लोगों को बाहर निकलने में आसानी हो, कम से कम कैजुअलिटी हो, राइट। नंबर 4, साल्वेज टीम। आग लगने के दरमियान आग बुझाने के समय होने वाले नुकसान को मिनिमाइज करना, जैसे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, या कोई इंपॉर्टेंट ऐसी फाइलें वगैरह पड़ी है, या आपने मान लो आग लगी आपके यहाँ पे एक छोटे से एरिया में, आपने हाइड्रेंट चलाया और करोड़ों का माल नुकसान हो जाए, तो ऐसे टाइप टीम के लिए साल्वेज टीम, इसके अंतर्गत हम लोग जो ना हाउसकीपिंग मेंटेनेंस वगैरह के बंदे को रखते हैं, जो ताकि इस काम को बड़ी आसानी से कर सके। और लास्ट वन इज फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार। पता है आपको, इंडिया के अंतर्गत अगर हम आज से 4 साल 5 साल पहले की बात करें, तो जो एक्सीडेंट होते थे ना, उसके 80% लोगों की डेथ हो जाती थी। क्यों पता है, समय पे फर्स्ट एड नहीं मिलने की वजह से। पहले हमारा कानून ऐसा था, जो भी फर्स्ट एड करता था या उठा के ले जाता था, उसी को पुलिस पकड़ती थी। जब से ये ठीक हुआ है, जिसकी वजह से लोग बागों की जान बचने लगी है। अब आपको पता है, बीइंग ए फर्स्ट एडर, आजकल एक ट्रेंड सा चल गया है, गाना गाते गाते टक खत्म, कोई जा रहा है, कोई पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते खत्म, हार्ट अटैक आ रहा है ना। क्यों आ रहा है, हमारे खान पान की वजह से। और हर एक व्यक्ति अगर जिसको सीपीआर देना आता है, वो अपने आप उस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। आप फांसी लगा लेता है ना कोई पर्सन, उसको लेके हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, कोई इंजेक्शन और वैक्सीन थोड़ी डालता है, सीपीआर देते। कोई पानी में डूब के मरता है स्विमिंग पूल में, उठा के उसको लेके जाते हैं डॉक्टर के पास। वो टाइम होता है रिकवरी टाइम। अगर आपने टाइम पे अगर उस व्यक्ति को सीपीआर दे दिया, तो 110% है कि उस व्यक्ति की जान बच जाएगी। अगर आपने उसको देने में अगर थोड़ा भी विलंब कर दिया, तो सिर्फ और सिर्फ आप बॉडी लेके आओगे, राइट। तो हम लोगों को एक छोटा सा टॉपिक है सीपीआर, जो फर्स्ट एड के बारे में। मैं आपको एक छोटा सा फुल फॉर्म बताता हूं, जो लाइफ में आप कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी। सर किसी बंदे को बुलवा लेंगे 2 मिनट के लिए सीपीआर देने के लिए, कोई एक आते कॉल करके ना, किसी भी हॉस्पिटल या किसी सिक्योरिटी 2 मिनट थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताएंगे सर। डॉक्टर एबीसी, ये फुल फॉर्म है, डॉक्टर डी फॉर डेंजर, डी फॉर। अब इस भाई को किसी सांप ने काटा, स्नैक बाइट किया, और स्नैक के ऊपर ये गिरा, और स्नैक अभी भी इसके अंदर है, टक, मेरे को भी कट किया, काम बढ़िया गया, नुकसान कर गया। अभी इसने मान लो ये कभी वो कोई इलेक्ट्रिकल वायर से के साथ काम कर रहा था, वो लाइव वायर के साथ कनेक्ट हुआ और उधर ही गिर गया, और मैं जाके इसको बता रहा हूँ सीटी हमारी बज रही है। तो सबसे पहले आप खतरे का पता लगाओ, डी फॉर डेंजर। अभी इधर काम चल रहा था, डेब्रिसेस वगैरह चल, तोड़फोड़ का काम था, तो क्या हुआ ना, इधर ये जा रहा था, सफाई कर रहा था, तब तक में डेब्रिसेस गिरा इसके सर पे, और ये मैं पूछने गया क्या हुआ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, उस जगह के खतरे को पता लगाना है, डेंजर, एलिमिनेट डेंजर। अभी मैंने इसको क्या किया, वहां से लेके आ गया सेफ प्लेस पे, राइट। अब आता है आर फॉर रिस्पॉन्स। देखिए, अभी आपको थोड़ी सी हंसी आ रही है,
लेकिन लाइफ में जिस दिन आपने अगर किसी व्यक्ति को जान बचा लिया ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि हाँ भाई मेरी वजह से किसी व्यक्ति की जान बच गई। और ऐसा है 110%। रिस्पॉन्स चेक करने के लिए आपको क्या करना है, पर्टिकुलर उस व्यक्ति का नाम आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या करो, आई कार्ड चेक कर लो, पर्स वॉलेट वगैरह चेक करो कि इसमें कोई पर्टिकुलर पर्सन का नाम है या नहीं। हमने देखा है कई बार हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, अनकॉन्शियस में भी सारी बातें पता चल रही होती है, लेकिन हम क्या होते हैं, बेहोश होते हैं, उसको एक्ट नहीं कर पाते। तो अगर आप उस पर्टिकुलर पर्सन को नाम से बुलाओगे तो हो सकता है कि वो रिस्पॉन्ड कर जाए, राइट। और हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जो व्यक्ति बचने वाला भी होता है ना उसको भी मार देते हैं। बताओ कैसे? अरे इसके तो दोनों टांग चली गई, अब इसने 50 लाख का लोन लिया है, पता है मेरी दोनों टांगे चली गई, मैं बच जाऊंगा तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे घर पहुंच जाएगी पैसे जमा करवाने के लिए। ये क्या करेगा, जीने की इच्छा छोड़ देगा, वहां से डेथ होती है। पता चला इसके साथ कोई ऊंच नीच हो गई, घर वालों को फोन किया अच्छे बन के, हाँ आपका लड़का था क्या, वो तो खत्म हो गया, हाँ टक वहां पे काम खत्म। पता ऐसा होता है, हम कर देते हैं नादानी। डेथ हो गई ना, आप मत बताओ उसको डेथ हो गई, आप बोलो कि आपका लड़का था, उसका थोड़ा सा चोट लगा है जिसकी वजह से उसको इस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, आप आए। कई बार देखा गया पूरी की पूरी फैमिली गाड़ी लेके ट्रैक कर जाती है और वहां पे जो है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आपको बताने की जरूरत नहीं। अब एम्बुलेंस को कॉल कर रहे हैं, हाँ सर मैं यहाँ खड़ा हूँ, फ्लाईओवर के पास एक लड़का है जो कि पिंक कलर का शर्ट पहना, उसकी लीवर निकल गई, उसकी किडनी निकल गई, और ये वो सुन रहे सारी बातें। हम बता किसको रहे, अरे वो आएंगे वो खुद चेक करेंगे। आप सिंपल बताओ साहब इस फ्लाईओवर के ऊपर यहाँ एक्सीडेंट हुआ, कैजुअलिटी आ गया, बस। हमारी नेगेटिविटी क्या है ना, उस व्यक्ति की जान ले लेती है, राइट। तो ऐसा कभी भी नकारात्मक ना करें। अब रिस्पॉन्स चेक करने के लिए हमने क्या किया, इस व्यक्ति के पास बैठने का तरीका हमारा ये होता है जिसमें हम बहुत देर तक बड़ी आसानी से बैठ सकते हैं, राइट। इस केस में आपको क्या करना है, इस व्यक्ति का रिस्पॉन्स चेक करने के लिए इसका आई कार्ड वगैरह चेक करो, अगर इसने गले में वियर किया। इसीलिए बोला जाता है जब भी आप अगर कहीं घर से निकलते हैं और बाहर आते हैं अगर ऑफिस या किसी भी सिलसिले से, तो अपने नीडफुल डॉक्यूमेंट्स ऐसा रखें जिससे कि आपको तुरंत इस्तेमाल किया जा सके। क्या नाम है भाई? दिनेश। अभी जैसे मुझे पता है इसका नाम क्या है, दिनेश, तो मैं पूछूंगा दिनेश आर यू ओके, दिनेश आप ठीक हो, दिनेश आप ठीक हो, लाउडली बोला। अब इसके मुंह में हो सकता है चोट लगी हो जिसकी वजह से ये बोलने में असमर्थ हो। इस व्यक्ति ने अगर पैर हिला दिया, हाथ हिला दिया, इट मींस ये कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस नहीं है। और कभी भी किसी अच्छे व्यक्ति को सीपीआर नहीं देते। सीपीआर देते समय में एक आध हड्डी टूट जाती है, राइट, 110%। लेकिन अगर वो व्यक्ति बच जाएगा तो वो हड्डी जुड़ जाएगी, लेकिन अगर वो मर गया तो उसकी हड्डी का हम क्या करेंगे, राइट। तो अभी यहां से हमने क्या किया, इसका रिस्पॉन्स चेक किया, इसने किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो नंबर नेक्स्ट वन इज ए फॉर एयरवेज, हवा की नली। हवा की नली कैसे चेक करते हैं, ये 2 उंगलियां हमेशा इसके चिन पे लगाओ, चिन पे लगाने के साथ ये जो हिस्सा है ये इस तरीके से क्या है, इसके नाक का पूरा पोर्ट होल आपको नजर आएगा कि इसके अंतर्गत कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। कई बार क्या होता है ना, नाक के अंतर्गत बलगम वगैरह या कोई व्यक्ति जब गिरता है तो ब्लड निकलने की वजह से ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होकर क्लॉट कर जाता है, जिसकी वजह से नाक ब्लॉक हो जाती है, जिससे उसको श्वास लेने में दिक्कत होती है। तो हमें ध्यान देना है कि कहीं ऐसा ब्लॉकेज तो नहीं है। नंबर 2, जुबान, मुंह को खोलो। क्या होता है ना, कई बार लोगों को अधिक खुशी हो जाती है, मिर्गी आ जाता है, अधिक दुख हो जाता है, मिर्गी आ जाता है, दांत के ऊपर दांत बिठा देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जूता लाते हैं, सुराओ। ऐसा नहीं करना, उसके नाक और मुंह को दोनों को क्लोज करना है। कितनी देर तक? 5 मिनट तक। पता चला काम खत्म। थोड़ी देर के लिए आपने क्या करना है ना, जैसे ही उसको मिर्गी वगैरह आता है, कुछ मत करो, इसके नाक को मुंह को खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, खोलो बंद करो। ऑटोमेटिकली उसकी श्वास कमजोर होगी, उसकी दांतों की पकड़ ढीली हो जाएगी और आराम से मुंह खुल जाता है, राइट। नंबर 2, अभी कई बार क्या होता है, मिर्गी वगैरह आती है, जुबान अंदर हो जाती है, उंगली डालो, सीधी कर दो, जिससे कि क्या हो जाए, इसका एयरवेज शुड बी क्लियर, राइट। नंबर 2 इज ब्रीदिंग, श्वास। श्वास चेक करने के लिए आपको क्या करना है, अपने कान को इसके नाक के पास लगाओ, अपने गाल को इसके मुंह के पास लगाओ और अपनी निगाह का रखो इसकी चेस्ट पे। क्यों? नाक से जो श्वास चलेगा, खरखराहट आपके कानों में आएगी, मुंह से जो गर्म हवा छोड़ेगा वो आपके गालों पे गर्म हवा का एहसास आएगा, और आंख आपकी देख पाएगी कि इसका हार्ट बीट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो अप एंड डाउन हो रहा है, क्योंकि बीइंग ए सेफ्टी पर्सन हम कभी भी एक चीज से इंश्योर नहीं करते,
अभी हमने क्या किया, देखो फर फर कर रहा है, जीवित है, श्वास ले पा रहा है, बट इसका वो भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट सी फॉर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपने अपने लेफ्ट हैंड को खड़े करेंगे सभी लोग और राइट हैंड से इसको ऐसे टच करेंगे। चल रहा है, नहीं चल रहा तो जीवित कैसे, चल रहा है ना। पहले हम लोग करते थे ना, नब्ज चेक करके जो डॉक्टर इलाज करते थे, अब किसी को जुलाब होती थी, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हाथ पकड़ा, अच्छा क्या खड़ा था ये, अरे यार तुम दवाई दो ना, तुम इतनी देर से परेशान क्यों कर रहे हो। जैसे अनकॉन्शियस करने के लिए नहीं करते एनेस्थीसिया से पहले, अच्छा क्या काम करते हैं, कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं, वो हमारे नर्व्स को ढूंढ रहे होते हैं और हमसे देख रहे होते हैं हम कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस। तो डॉक्टर क्या करता था, हमारा पल्स चेक करता था 15 सेकंड। अगर जिसका यहाँ नहीं मिला है तो घबराए नहीं, वो दोनों हाथ को उल्टा कर यहाँ लगा दे, अगर वो हमारी तरह है, क्योंकि मोटे लोगों का नहीं पता चलता है, ज्यादा चल रही है, राइट। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो क्या करना है, इस व्यक्ति का हमने क्या किया, राइट, यहाँ से चेक किया, अभी देख रहा हूँ 15 सेकंड में मैंने देखा इसका 4 से 5 बार हुआ, इट मींस कि ये एब्नॉर्मल है। अब ऐसे व्यक्ति को सीपीआर देना है, ना कि अगर ये श्वास ले रहा है उसको सीपीआर दे दिए, पता चला इसका हार्ट बीट पहले से चल रहा 72 और हमने और 72 देके 44 समझ में आई बात ना। तो ये चेकलिस्ट है सीपीआर देने से पहले का। मैंने इसीलिए बोला ये फॉर्मूला आप याद कर लो, डॉक्टर एबीसी बहुत सिंपल है। डी फॉर डेंजर, आर फॉर रिस्पांस, ए फॉर एयरवेज, बी फॉर ब्रीथिंग, सी फॉर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन चेक किया, अरे इसका तो 4 से 5 बार है, अरे नहीं कंफर्म नहीं हो रहा, इधर घुमा, यहाँ से चेक लो, अरे इधर भी वही आ रहा है, इट मींस इस व्यक्ति को सीपीआर देना। सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन। आप लोग जाते हॉस्पिटल में लिखा होता है आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम, कृत्रिम श्वसन प्रणाली, आपको कभी उसके अंदर नहीं जाने दिया जाता है, क्यों, उसमें जोर जोर से आपके सीने पर मारते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके हार्ट का लोकेशन पता करना, आपके शर्ट का तीसरा बटन, लगभग 99% आपका हार्ट का लोकेशन होता है, राइट। नहीं तो आप क्या करेंगे, यहाँ इसके चेस्ट से इस निप्पल को स्कैनिंग करते हो, ये जो सेंटर लाइन आती है ये भी आपका हार्ट का लोकेशन है, राइट। इस टाइप का आपको क्या करना है, हाथ के ऊपर फोल्डिंग नहीं आनी चाहिए, राइट। कुछ लोग ऐसे दे रहे होते हैं, इससे आपका हार्ट अंदर नहीं जाएगा। आपको क्या करना है, पूरा फुल फ्लेज फोर्स लगा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 बार। इट मींस इसका जो कैलकुलेशन है, ये जो सेट है ना, आपको 5 से 6 बार देना है। इट मींस 1 सेकंड में 2 बार प्रेस होना चाहिए, कितने बार, 2 टाइम्स। और देन एक साफ रुमाल का प्रयोग करेंगे इसके मुंह पे, नाक को बंद किया, इसके अंदर हम फ्रेश एयर लेंगे, छोड़ेंगे, फ्रेश एयर लेंगे, छोड़ेंगे, 2 टाइम, फिर 20 टाइम, 2 टाइम, 20 टाइम, 2 टाइम, 20 टाइम, 2 टाइम। इट मींस ये सेट कब तक मारेंगे, जब तक कि वो किसी सुरक्षित स्थान पे न पहुंच जाए, यानी हॉस्पिटल। आजकल जो है ना एम्बुलेंस आ रही है जिसमें लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट लिखा होता है, उसके अंतर्गत ईडी डिवाइस होता है, वो भी इसी काम को करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा। तो ये था आपका सीपीआर का तरीका। ये आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, नहीं लगा तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, अभी आप लोगों का तो कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरा लास्ट क्वेश्चन। हाँ बोलिए। Thanks, Dinesh. Thank you so much. Thank you, Dinesh. मैंने आपको पहले ही बताया, देखिए होता क्या है ना, अभी क्या होता है, मैं एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक खाना मेल बना रहा है और एक खाना फीमेल बना रही है, दोनों में फर्क पता है किसी को? आप होटल में जाते हो फायर पैन खाने के लिए ना, कोई भी टपक टपक के उसमें गिरता और बढ़िया खा के आया, तो फायर पैन खा गए। क्या होता है, वो आदमी के द्वारा होता है, फ्राई पैन डाला, गैस को फ्लेम को ऑन किया, अब पूरा गैस अब उसको चॉप करना स्टार्ट किया। अच्छा ऑयल किधर है, मस्टर्ड ऑयल, अच्छा इधर है, उसको डाला, अच्छा जीरा किधर है, क्यूमिन। अब इतनी देर में पैन क्या होगा, ओवरहीट हो जाता है। जैसे इसने ऑयल डाला फटाक से आग लगती है, और आपके पीछे
जरूर करें, क्योंकि वो सारा वही कलर है और जैसी आग लगती है तो वो बहुत बड़ा, और यही होता है बड़े बड़े होटलों में, हम बड़े शौक से खाते हैं, वही ऑयल टपक टपक के गिर के और फायर को और बड़ा कर देता है, राइट। तो जैसे आपके घर में ऐसा इंसिडेंट हुआ तो आपको कुछ नहीं करना, मैं सिंपल सा आपको बता रहा हूं। देखो क्या है ना, अभी इसके अंतर्गत हमने एक कैंडल को चलाया, राइट, बहुत छोटा सा एरिया है और एक कैंडल को यहां चलाया। अभी ये क्या होगा, ये कमरा बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा और ये वाला कमरा क्या होगा, इन कंपैरिजन बहुत कम हीट होगा। और अगर खुले में आ गए तो ऐसा ही होता है। ठंड का टाइम क्या ना, सभी लोग ऊटी जला रहे थे छोटे छोटे तसले में, पूरा कमरा गर्म हो जाता था। अभी होली बीती है, बहुत बड़ा सा होली का वो फायर हुआ था, अरे हमारा तो बहुत कम फ्लेम आ रहा है यार, पड़ोसी लगा था क्योंकि ओपन सोर्स में। जब भी अगर आपके घर में कभी किसी गैस सिलेंडर में आग लगे, आपको कुछ नहीं करना है, एक लोहे का क्रोबार रखो हमेशा सरिया। अगर वो फायर बड़ा हो गया है तब के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर छोटा फायर है तो आप क्या करो, क्लॉक को पूरा ढीला करो, वेट करो। वेट करने के बाद जो तरीका है वो क्या होता है कि अपने हैंड को प्रोटेक्ट करना है, राइट। ऐसे टॉवेल या वो जो क्लॉथ आपने लिया, बेडशीट लिया है, वो इधर लटकना चाहिए और इसके ऊपर कवर होना चाहिए, ताकि कई लोग क्या करते हैं यूं, अब पता चला पूरा का पूरा इधर हमारी स्किन को जला देते हैं, राइट ना। यूं रखेंगे तो कवर होगा और इस तरीके से आप कवर कर दोगे तो बड़ी आसानी से उसका ऑक्सीजन खत्म होगा, ड्यू टू कट ऑफ ऑक्सीजन स्मूथनिंग प्रोसेस से वो बच जाएगा। लेकिन जब कमरे में आग लग गई किचन में, हमने सारे मटेरियल कैसे रखे, यूटेंसिल प्लास्टिक के, दाल प्लास्टिक को, मसाले प्लास्टिक में, अब क्या होगा, वो जब कमरा ओवरहीट होगा तो मेल्ट होके आग में घी डालने का काम करेगा और गलती से आप गए तो आपके ऊपर भी टपकेगा। कुछ नहीं करना है, लोहे का सरिया लगाओ, सिलेंडर को खींच के खा ले आओ। बस हम करते हैं सिलेंडर फट जाएगा, कभी सिलेंडर फटता नहीं, क्योंकि उसका जो बॉइलिंग टेस्ट होता है, उसका प्रेशर टेस्ट होता है, उसके काम करने से 2.5 गुना ज्यादा पे टेस्टिंग होती है। आप लोग पीछे रहो, आपको तो पता ही है हर एक चीज के बारे में। तो वो क्या होगा, फटेगा नहीं, फटेगा तब जब क्या होगा, सिलेंडर चल रहा है और हमने आग सिलेंडर बंद कर दिया, तो वहां पे वेंचुरी प्रिंसिपल काम करता है। गाड़ी चलती है ना, पीछे पीछे डस्ट आता है, वैसे ही वो गैस कहाँ चला जाएगा, तो गैस के साथ क्या आएगा, हाँ, तब फटेगा। दूसरा, अब ये किचन है, किचन का सराउंडिंग एरिया पूरा ओवरहीट हो रहा है और इसके अंदर रखा हुआ एलपीजी सिलेंडर है जो लिक्विड स्टेज में। जब लिक्विड में तो क्या होगा, बॉईल होगा, और जब बॉईल होगा तो उसके अंदर वेपर टेंशन बनेगा, वेपर्स बनेगा, जिसके उसके सरफेस टेंशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से वो फटेगा। वो बहुत रेयर होता है। तब तक आप सिलेंडर को खींच कर डाल आओ बस, और बोलो भाई तेरी औकात बस इतनी है, वहां पे खड़ी हो जाओ, क्लोज ओपन सरफेस में बहुत कम लाइटर टेम्परेचर होगा, बड़ी आसानी से वो आप बच जाएगी, राइट ना। क्लियर है? तो ये था आपका। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से खत्म, आप लोगों का है कोई क्वेरी, राइट से बोलिए। एलपीजी की जो बैक आती है वो फाइल मतलब से आती है, पीएनजी में कैसी आती है? पीएनजी भी सेम है। पीएनजी क्यों बोला जाता है आपको पता है? पाइप से आ रही है, पाइपलाइन नेचुरल गैस। और सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वही जो पाइपलाइन में आपके घर पे पहुंचती है ना, उसका प्रेशर बहुत कम होता है, और इसी को कंप्रेसर लगा के जैसे फ्रिज में ठंडा करते हो ना, तो आप देखना गैस पंप के ऊपर बड़े गड़गड़ करके वो प्रेशराइज करके आपकी गाड़ी में डालने के लिए किया जाता है। गैस सब सेम है, सारे सेम ही गैस है, एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी। क्या है ना, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, वो जो है ना आपका पाइपलाइन नेचुरल गैस है, वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। कंप्रेस्ड उसको किया प्रेशराइज करके आपके सिलेंडर तक ले जाने के लिए, राइट ना। तो सब में वही स्मेल डाला जाता है कि जिससे कि आपको पता चल सके। क्लियर है? अब मेरा एक क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की सेंस में लग जाए तो कौन सा एक्सटिंग्विशर चलाएंगे? किसी आदमी में, किसी मेल पर्सन में, फीमेल पर्सन में अगर आग लग जाता है तो कौन सा एक्सटिंग्विशर चलाएंगे? राइट, बोलिए। हाँ मैं बोलिए। सॉरी, पाइपलाइन वाले जो आपके कनेक्शन है, आपके यहाँ पे जो पाइपलाइन होती है ना, जो आईसीएल आपके यहाँ जो कनेक्शन देता है, वो सबसे पहले सेफ्टी वाल्व आपके बाहर लगा देता है, जिसको हम कहते हैं एनआरवी, नॉन रिटर्नेबल वाल्व। एक बार जो आपके यहाँ पे आ गया ना, वो रिटर्न नहीं जाएगा, ऑटोमेटिकली वो डाउन हो जाता है। जैसे पहले हैंडपंप होता था ना, पानी चलाते
देते तो ऊपर उठता था, पानी आता था, फिर वो लटक जाता था। सेम एनआरपी आपके घर पे होता है, मतलब उस पाइपलाइन में। और वो एक नहीं लगाते, 3 लगाते हैं। एक देखना आपके चूल्हे के पास होगा, एक जब आप घर के बाहर कॉर्नर पे जाएंगे वहां मिलेगा, एक जहां आपकी पाइपलाइन से मीटर का कनेक्शन होगा वहां होगा। ये सेफ्टी पहले से लेके चलती है वो। फिर भी अगर आपके यहाँ पे कभी भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आप बाहर साइड से, जब तक कि उसके अंतर्गत गैस ओरिजिनेट है मीटर से बाहर वाला हिस्सा, वहां से आप उसको शट डाउन कर सकते हो। बट ऐसी नौबत नहीं आती क्योंकि एनआरबी वहां पे ऑटोमेटिकली अपने वर्क को कर देता है। क्लियर है? बाकी डाउट्स है तो वहां कर लेंगे। बस मेरा एक सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति में आग लग जाए तो हम क्या करेंगे? कंबल रोड पे लगी है, फिर कंबल कहाँ से लाएंगे? और कंबल आप बोलते तो बड़े आसानी है, आपको क्या करना है? अभी देखो करना क्या, औरतें अपने अंदर आग लगा लेती है, जलाती है, अपने साथ बच्चों को मार देती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। कोई फीमेल पर्सन क्या करती है ना, अपने अंदर इग्नाइट करती है और जलाती है, क्योंकि जब उसका पारा है ना आज तो खत्म ही हो गया, राइट ना? और बच्चों को भी साथ में। कभी हम लोगों का हाथ चला है क्या सिगरेट पीते समय, रोटी बनाते समय? क्या होता है, जलता है तो कोई चलता यूं करते हैं ना, जलते ही, और कट्टा के ऐसे करते हैं। तो जब जलन होती है ना तो आदमी भागता है, राइट? लेडी ने क्या किया, अपने अंदर आग लगाई, जैसे जलन बचा वो भागना स्टार्ट करती है और सामने बच्चे को बताती है, बेटा तू जा पापा को बुला के ला। बेटा इतना छोटा होता है जब तक वो भी उसके गिरफ्त में आ जाता है। हर एक चलने वाला व्यक्ति ऐसा ही करता है। तो अब जैसे कि एक बार फिर आपको पकड़ा के एक बार आ जाओ जल्दी से उधर से अभी मेरा भाई है, अभी ये चल रहा है, जाओ उधर भाई। अभी देखो इसको क्या लग रहा है ना, हम ब्लैंकेट बोलते हैं, ब्लैंकेट किसी के घर में नहीं, हम लोगों ने तो सिग्नेचर वाला ब्लैंकेट ले रखा है, मेल्ट हो गया इतना सौदे, राइट ना? पानी वगैरह नहीं। अब ये देख रहा है इसका भाई यहाँ खड़ा है और ये जल रहा है, ये क्या करेगा कि भाई मेरे को बचा लो, आजा दौड़ता हुआ। मैं क्या करूँगा, पहले से तैयार हूँ, आ जाओ। हाथ आपको कुछ नहीं करना। देखो आपको क्या करना है, अपने स्टैंड पोजीशन में ध्यान रखना है कि ये ऐसा हो कि ताकि उसके धक्के से आप ना पीछे गिरो। क्लियर है? तो ये पोजीशन बना लेनी है। आओ भागते हुए। अभी इसको क्या करना है ना, पुश करना है इसके सीने पे, इतना तेज पुश करो कि ये गिर जाए। जैसे ये पर्सन गिरेगा ना तो जो भाग रहा था, जिसकी वजह से आग तेज हो रही थी, वो स्टॉप हो गया, नंबर 1। नंबर 2, जितना एरिया इसके फर्श पे आ गया वहां का ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो गया, राइट? तो यहाँ से आग बुझ गई। दूसरा, इसको फर्श पे ही आप उसको रोटेट करो, जिसकी वजह से इसकी आग बड़ी आसानी से। बहुत सिंपलेस्ट है, बहुत कम समय में। जब तक आप वाटर ढूंढोगे, जब तक आप ब्लैंकेट ढूंढोगे, जब तक वो बॉडी जल चुकी होगी। तो हमने यही प्रोसेस वहाँ पे अपनाना है बड़ी आसानी से। अगर गिरता है, सर टूट जाता है, टूट जाने दो, हाथ टूटता है, टूट जाने दो। एक बार अगर ये बच गया तो ये सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी, अगर मर गया तो कुछ नहीं कर सकते। तो थैंक यू यहाँ के लिए। अभी हम लोग 15 मिनट का